नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज आपको बता देते हैं कि विशेष क्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री का यह दौरा रद्द हुआ है। तो केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने जा रहे थे सीएम, लेकिन भारी बारिश के कारण ये दौरा रद्द हो गया है। कल रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 जुलाई को केदारनाथ और 21 जुलाई को बद्रीनाथ जा सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भारी बारिश के कारण ये दौरा रद्द हो गया है। तो इस दौरान वह दोनों धामों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेने जा रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण यह दौरा रद्द करना पड़ा। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर में संभावित दौरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा रद्द हो गया है। इस दौरे के दौरान क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले थे और किस वजह से ये दौरा रद्द हुआ है? देखिए यस, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो दौरा है वो 20 जुलाई व 21 जुलाई का जो दौरा प्रस्तावित है। जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश जारी हुए हैं उसमें 20 जुलाई मंगलवार को सुबह 6:45 पर जो है मुख्यमंत्री बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून से प्रस्थान करेंगे और लगभग 8 बजे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का प्रस्तुतिकरण जो है करेंगे रुद्रप्रयाग जिले में, और लगभग 11 बजे जो है केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों व यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम था जी, जो खबरपाश चैनल ने पहले भी ब्रेक किया था, किंतु जो बारिश थी, बारिश के कारण जो है आज का दौरा जो है वो निरस्त हुआ है। और जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जारी किया है वो 20 जुलाई व 21 जुलाई का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का रुद्रप्रयाग व चमोली जिले का प्रस्तावित है। जी कैलाश जी, अगर बात करें हाँ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर में संभावित दौरे से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए यस, मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य है, तो केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की अपार आस्था जो है और विगत वर्षों में जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ जो है आए थे और केदारनाथ आने के बाद जो मोदी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ पर जो व्यवस्थाएं थी उसको देखा और वहां पर जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी जो है लेते रहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जो केदारनाथ के प्रति अटूट आस्था है, भोलेनाथ के प्रति, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का पूर्व का लगाव केदारनाथ से रहा है और केदारनाथ के प्रति अपार जो श्रद्धा प्रधानमंत्री की है उसको देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो समीक्षा बैठक केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है जी। तो प्रधानमंत्री का जो नवंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम उत्तराखंड का है, उसको ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की आस्था जो केदारनाथ के प्रति है उससे इसको जोड़ा जा सकता है जी। चलिए कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 जुलाई को केदारनाथ और 21 जुलाई को बद्रीनाथ जा सकते हैं। इस दौरान वह दोनों धामों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर में संभावित दौरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज विशेष में हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो चुका है, लेकिन इसे बढ़ाकर कल और परसों कर दिया गया, यानी कि 20 जुलाई और 21 जुलाई को यह दौरा तय कर दिया गया है।
चलिए अब बात पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें, पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी राहत कार्यों के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है, आपदा के समय तत्काल राहत दी जा सके, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो आपदा राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी ताकि जो विकट परिस्थितियां पैदा होती है उससे निपटा जा सके और राहत कार्य लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो राहत कार्यों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। बड़े फैसले में यह है कि आपदा के समय तत्काल राहत दी जा सके, इसलिए हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी गई है। तो आपदा राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी गई है। राहत कार्यों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है ताकि विकट परिस्थितियों में इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सके और राहत लोगों को दी जा सके। अगर कुछ भी आपदा आती है, कुछ भी विकट परिस्थितियां पैदा होती है, तो इन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो सके और लोगों को राहत दी जा सके। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 4 लोगों के लापता होने की खबर बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली। प्रदेश में भारी बारिश से नदियां और नाले ज्यादातर उफान पर हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से विकट परिस्थितियां पैदा हो गई है इस भारी बारिश के कारण। बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 4 लोगों के लापता होने की खबर बताई जा रही है। तो इस खबर से संबंधित कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारी बारिश के कारण, बादल फटने के कारण किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है। और इस स्थितियों के कारण आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। लक्सर में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिला है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, किसानों की फसल भी तहस नहस बताई जा रही है। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ राहत चौकियों को सावधानी पर रखा गया है, तो सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी गांव के जनप्रतिनिधि के संपर्क में बाढ़ राहत चौकियां हैं। वहीं खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे बह रही है बालाबाली नीलधारा गंगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि कुदरत के कहर की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर आपदा से निपटने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ राहत चौकियों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी गांव के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में बाढ़ चौकी राहत हैं। वहीं खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे बह रही है बालाबाली नीलधारा गंगा। तो लक्सर में बारिश से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कें जलमग्न हो गई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, तहस नहस हो गई है। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए टीमों को भी निर्देशित किया गया है कि किस तरह से आपको निपटना है। आप अलर्ट मोड पर रहिए। तो आपको बता दें कि ये बाढ़ राहत टीमें भी, बाढ़ राहत चौकियां भी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको इस खबर की गंभीरता के बताने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर उत्तरकाशी से है, दूसरी खबर लक्सर से है। तो पहली तस्वीर हमने आपको इससे पहले दिखाई थी, जहां पर 3 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर लक्सर की है, जहां पर आपको बता दें भारी संख्या में लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं लक्सर से। गोविंद चौधरी, फिलहाल किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, किस तरह की स्थितियां पैदा हो रखी हैं और इन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यश बताना चाहूंगा, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो है बारिश ने अपना कहर बरपाया, तो उसी का जो अब नजारा जो है मैदानी क्षेत्र को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। उसका जो खामियाजा है वो मैदानी क्षेत्रों में अब देखा जा सकता है। जैसे कि लक्सर के बालावाली क्षेत्र से नीलधारा जो गंगा नदी बह रही है,
वो अभी खतरे के निशान से करीब 1.5 से 2 मीटर नीचे अभी बह रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। यहाँ पर जो एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी हैं, उन्होंने बाढ़ राहत चौकियों को भी 4 बाढ़ राहत चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि गांव के जितने भी लोग हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके संपर्क बनाए रखें। किसी भी आपदा से निपटने के लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि अलर्ट मोड पर प्रशासन लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से जो है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है, उसका जो कहर है, अब धीरे धीरे जो किसानों की जो फसलें है उस पर भी दिखाई दे रहा है। यस, बताना चाहूंगा जिस तरह से एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी है, लगातार निगरानी रखे हुए है और लगातार जो संपर्क में है। इसी के लिए जो तहसील प्रशासन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिनमें खास लोगों को, गांव के समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया है। किसी भी आपदा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी गोविंद, अगर बात करें इस भारी बारिश की वजह से किसानों को भी बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है, क्या कुछ पहल की जा रही है? बिल्कुल यस, बताना चाहूंगा जिस तरह से 2013 में यहाँ पर जो है उत्तराखंड में कहर बरपा था, पानी का एक कहर था, एक आपदा आई थी। उसी के चलते 2018 में भी नीलधारा बाणगंगा का जो ये तटबंध टूट गया था, उसी के चलते हुए आज तक इस तटबंध का निर्माण भी नहीं हो पाया। कुछ ही समय पहले जो सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज हैं, उन्होंने भी इस तटबंध का जो निरीक्षण किया था, लेकिन आज तक उस तटबंध का जो निर्माण है वो नहीं हो पाया। और उसी तटबंध के टूटे रास्ते से अब जो है ये पानी का बहाव बहता जा रहा है और पानी के बहाव से जो खानपुर विधानसभा के जो करीब 20 गांव हैं, उन पे अब ये खतरा मंडराने लगा है। कह सकते हैं कि अगर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा तो वास्तव में 20 गांव पे ये खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन अभी तक जो है तहसील प्रशासन की तरफ से किसी भी गांव के लोगों को राहत की जो सुविधा है या कोई मुआवजे की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई। जी यस। चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां हैं, गंभीर परिस्थितियां हैं और इन गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर लक्सर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जो नील धारा जो गंगा बह रही है वो 1.5 से 2 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन अगर उसका जलस्तर बढ़ा तो 20 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो बढ़ते आगे बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मंत्री ने एसडीएम और अधिकारियों के साथ नीलकंठ विहार और बद्रीनाथ कॉलोनी में बारिश से क्षतिग्रस्त दीवारों और सड़कों का जायजा लिया है। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त दीवारों के पुनः निर्माण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। मेरे घर के पास ही नीलकंठ विहार में किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पुस्तकों के ऊपर ज़मीन बनाने के लिए इंप्रूवमेंट किया और उस पुस्तकों के गिरने से 50-60 लोगों का पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार बद्रीनाथ कॉलोनी में जो सिंचाई विभाग द्वारा बस्ता लगाया गया था वो नीचे से खाली हो गया, जिससे दुर्घटना हो सकती है। दूसरा कॉलोनी का जो कंट्रैक्टर काम कर रहा है उसने दोनों तरफ का ढाल बद्रीनाथ मंदिर पर स्वीकार कर दिया कि पानी वहाँ पर जमा हुआ और पूरा पानी नीचे से कॉलोनी में चला गया। तो मैं एसडीएम अधिकारियों को लेकर उसका दौरा किया और निश्चित किया कि तुरंत जो अवरुद्ध मार्ग उसको खोला जाए और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं एसडीएम तो वहीं विकास खंड के ग्राम चोरपानी में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ये बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इस बारिश में कई लोगों के मकान के कुछ हिस्से पानी में बह गए। लोगों का कहना है कि बारिश बनकर आई इस आफत में उनका लाखों का नुकसान हुआ है। घर में रखा बेड, गैस सिलेंडर, संदूक सब कुछ बह गया। वहीं मौके पर पहुंची तहसीलदार पूनम पंत ने इलाके का मुआयना किया, दौरा किया और पीड़ित लोगों को मदद देने का भरोसा दिया। हाँ, वैसे दुर्घटना है, दुर्भाग्य है। बादल फटने के कारण से जो पानी जिस प्रकार से अति वेग से आया है तो उसमें एक मकान पूरा बहा है, एक कुछ क्षणिक। तो मैं भी उस क्षेत्र में गया था, वहाँ प्रशासन भी पहुँच गया था, सिंचाई विभाग के लोग पहुँच गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ जो तात्कालिक जो व्यवस्था की जा सकती है बचाने के लिए
उसको जो लाइनिंग थी जो केनाल उसको साफ कर दिया गया है और उसमें जाल डालने की बात तुरंत हुई है कि जो इतने भी जाल हो सकते हैं तात्कालिक, क्योंकि जो परमानेंट तो बाद में ही होगा, उसके भी आदेश कर दिए गए कि देवी आपदा के तहत उसके प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें या डीएम या जिला प्रशासन को भेजें, तो वो भी तुरंत कर दिए जाएंगे, लेकिन बरसात के बाद ही वो काम हो पाए। तो वहीं देश में कोविड की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर उत्तराखंड प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं आला अधिकारी भी इसकी रोकथाम के लिए अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता बंशीधर की ओर से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय को 15 दिन के अंदर कोविड अस्पताल बनाए जाने का वादा 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं जब इस मामले को लेकर विधायक देवान बिष्ट से सवाल किए गए तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन और कार्यदायी संस्था की ओर से सहयोग न मिलने की बात कही। हालांकि उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन जरूर दिया है। हाँ, ये बात सही है। जिस समय ये चर्चाएं आई थी सभी लोग चाहते थे कि कोविड अस्पताल के रूप में ये परिवर्तित हो, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां भी की थी कि उस समय कोविड अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन हमने पाइपलाइनें बिछा दी हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हमने वहाँ कर दी है। हाँ, जो ऑक्सीजन जो प्लांट बनना था, जिसमें हमें यहीं ऑक्सीजन का निर्माण करना था, उसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन इधर हमने जो उसका जो जो वो टिन शेड है या अन्य व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं सारी कर दी गई हैं। कुछ लापरवाहियाँ रही हैं, कुछ कार्यदायी संस्था जो बनाने वाले हैं उन्होंने डीपीआर बना के नहीं दी, कुछ बॉन्ड करके नहीं दी, उसके क्योंकि थोड़ा ढीलापना आया था कि क्योंकि कोविड जो था थोड़ा डाउन हुआ था, तो अब फिर उसको हम तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर उतने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राष्ट्रीय ई चिंतन सत्र में हिस्सा लिया।
वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति और उपलब्धियों के विषय पर संबोधित किया। इस सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं वैश्विक पटल पर भारत के बदलते और विकसित होते स्वरूप की चर्चा की गई। पहले बात कांवड़ यात्रा की। उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के फैसले को लेकर कांवड़ संघ से जुड़े कुछ महंतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। आज देश में नहीं अपितु दुनिया में महामारी है। भारत सरकार और WHO इन तीनों का निर्णय आज भी वही है जो हमारी परिस्थिति है देश की और समाज की और दुनिया की, उसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यह निर्णय इसलिए स्वीकार्य है, यह निर्णय इसलिए प्रशंसनीय है और सराहनीय है क्योंकि कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है। उस परिस्थिति के कारण यह निर्णय लेना अनिवार्य था। कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय यह है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धार्मिक परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके मां गंगा का जल अभिषेक करें। वहीं उत्तरकाशी में 4 धाम की यात्रा पर रोक लगाए जाने से धार्मिक पर्यटन से जुड़े लोगों में रोष देखने को मिला। होटल एसोसिएशन के आह्वान पर सभी पर्यटन व्यवसायियों ने नगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने मांग की है कि अगर नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार पर्यटन के लिहाज से खोले जा सकते हैं तो 4 धाम यात्रा को भी आंशिक रूप से खोला जाना चाहिए। वहीं कारोबारियों ने सरकार से 4 धाम यात्रा नहीं शुरू करने पर आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की है। आज होटल एसोसिएशन के आह्वान पर 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए पूरे शहर में जुलूस प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा शुरू की। इस मांग के समर्थन में हमारे साथ मंदिर समिति, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, ट्रैकिंग एसोसिएशन और पूरे व्यापार मंडल के पदाधिकारी सभी लोग शामिल रहे। एक सूत्रीय मांग है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, केवल 4 धाम यात्रा को प्रतिबंध किया गया है। तो हमारी सरकार से केवल ये मांग है कि हमें 4 धाम यात्रा शुरू करें, अन्यथा हमें इसके एवज में अगर यात्रा नहीं चलती है तो कंपनसेट किया जाए। यही हमारी एक सूत्रीय मांग है कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा को शुरू किया जाए। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी ने युवा मोर्चा कार्यकारिणी की पहली बैठक बुलाई। बैठक में कर्नल कोठियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी शामिल हुए। युवा मोर्चे ने प्रदेश के युवाओं की बेहतर भविष्य के लिए 3 अहम संकल्प लिए हैं। ये 3 संकल्प उत्तराखंड के नवनिर्माण, सशक्त भू कानून की मांग, बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी युवाओं के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है। आज आप देखेंगे तो जो हमारी एवरेज एज है वो रिप्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा युवाओं की पार्टी आज आम आदमी पार्टी है। दूसरा, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं और युवा हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आज की तारीख में। अभी तक पूरे प्रदेश में अभी तक युवाओं के लिए ना कोई नीति है ना नीयत है काम करने की। आप देखेंगे प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं निकली, बेरोजगार युवा परेशान है और जिस तरीके से इस टाइम पूरे प्रदेश में माहौल है, पूरा युवा जो है वो अपने आप को असंतोषित महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि इस पूरी सरकार ने 5 सालों के लिए उसके लिए कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पे से युवाओं में उत्साह है, एंगर है। वो चाहते हैं इस प्रदेश में कुछ ऐसी सरकार बने, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने जो युवाओं की बात करे, रोजगार की बात करे, युवाओं को कैसे देश के निर्माण में कैसे भागीदार बनाए, किसकी बातचीत होनी चाहिए।
अभी हमने लगभग 2 हफ्ते पहले अपना प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का और विधानसभा स्तर पर टीमें गठित करी थी युवा मोर्चा की। आज इसी क्रम में पहली युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज सारे हमारे युवा इसमें आए हैं। युवाओं में अच्छा खासा जोश दिखने को मिल रहा है। मूलतः 2 मुद्दों पर आज उत्तराखंड की राजनीति केंद्रित है, जिसमें भू कानून और बेरोजगारी का मुद्दा है। निश्चित तौर पर युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और 59% वोटर उत्तराखंड में युवा वोटर है। चलिए, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।